नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आइए डालते हैं एक नजर दिन भर की 10 बड़ी खबरों पर। बीजेपी की मांग पर ममता बोली, बंगाल का बंटवारा मतलब देश का बंटवारा। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को लेकर बीजेपी नेताओं द्वारा की गई मांग की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के एक मंत्री ने बंगाल को विभाजित करने के लिए बयान दिया है, जबकि ऐसा करना भारत को विभाजित करने के समान होगा। ममता का यह बयान तब आया है जब बीजेपी के नेताओं के दो अलग अलग बयान आए हैं। एक बयान है भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का, जिसमें उन्होंने कहा है कि कुछ हिस्से बंगाल से अलग होने चाहिए। दूसरा बयान है बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का, जिसने उन्होंने बंगाल के कुछ हिस्से को पूर्वोत्तर में शामिल करने की मांग की है। इन्हीं बयानों को लेकर ममता ने नीति आयोग की बैठक में भाग लेने से पहले अब प्रतिक्रिया दी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वह 27 जुलाई को दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में भाग लेगी, लेकिन केवल अपना विरोध दर्ज कराने के लिए। बता दें कि बुधवार को दिल्ली से जारी एक बयान में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री और बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा था, मैंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और उन्हें एक प्रेजेंटेशन सौंपा जिसमें उत्तर बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच समानताओं पर प्रकाश डाला गया। मैंने उनसे अनुरोध किया है कि पश्चिम बंगाल के एक हिस्से उत्तर बंगाल को पूर्वोत्तर में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री उचित समय में इस प्रस्ताव पर फैसला लेंगे। अगर उत्तर बंगाल को पूर्वोत्तर में शामिल किया जाता है तो उसे केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा, इससे और विकास होगा। मुझे नहीं लगता है कि राज्य सरकार को कोई आपत्ति होगी और वह सहयोग करेगी। उधर झारखंड के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में प्रस्ताव दिया कि बंगाल, बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। केरल में बेटे की नशे की लत से परेशान बुजुर्ग दंपति ने की आत्महत्या। कार के अंदर जले मिले दोनों के शव। पथनमथिट्टा में एक बुजुर्ग दंपति ने अपने बेटे की नशे की लत से परेशान होकर शुक्रवार को अपनी कार के अंदर कथित तौर पर आग लगाकर आत्महत्या कर ली। खेत के पास मिले वाहन के पंजीकरण नंबर को सिस्टम से चलाने के बाद दंपति की पहचान तिरुवल्ला निवासी राजू थॉमस जॉर्ज और लेगी थॉमस के रूप में हुई है। दोनों के शव कार के अंदर जली अवस्था में पाए गए। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के अनुसार वेंगल के एक खेत के पास लगी आग को एक गश्ती दल ने दूर से देखने के बाद सूचना दी। मृतकों के आवाज से बरामद एक सुसाइड नोट से ऐसा लगता है कि यह दंपत्ति ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि वे अपने 39 वर्षीय बेटे की नशे की लत से परेशान थे। उनका बेटा वर्तमान में झुड़ुक्की जिले के थोडुपुझा में एक निजी पुनर्वास केंद्र में भर्ती है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया, यह सुसाइड नोट पुलिस के लिए था। उन्होंने अपने बेटे के इलाज के लिए सरकारी संस्थान में भर्ती कराने का अनुरोध किया है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी संपत्ति उनकी बहू और पोती को सौंप दी जाए। पुलिस ने कहा कि दंपत्ति की बहू और 8 वर्षीय पोती बेटे की नशे की लत के कारण बाहर चली गई है। पेशी पर जाते समय मोची की दुकान पर रुके राहुल, जूते सीना सीखा। सुल्तानपुर की कोर्ट में पेशी पर जाने के दौरान राहुल गांधी ने एक मोची के परिवार से मिलने के लिए बीच रास्ते में अपनी कार रोकी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मोची का काम करने वाले परिवारों की समस्याएं सुनी। उन्होंने जूते सीना भी सीखा। कांग्रेस ने राहुल के मोची के परिवार से मुलाकात की तस्वीरों को ट्वीट करते हुए लिखा कि ऐसे करोड़ों परिवारों की खुशहाली के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। इनके साथ हुए हर अन्याय को हराकर इन्हें सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाना ही हमारा संकल्प है। राहुल गांधी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ दर्ज मानहानि के मामले में सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होने गए थे। उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया। उसके बाद उनका काफिला वापस लखनऊ के लिए चल पड़ा। राहुल गांधी का काफिला सुल्तानपुर से करीब 13 किलोमीटर दूर पूरे भार के विधायक नगर चौराहे पर पहुंचा तो उन्होंने मोची की दुकान देखते ही गाड़ी रुकवा दी। इसी दौरान सुल्तानपुर में राहुल ने मोची रामचैत से बातचीत की। रामचैत ने राहुल को अपनी आर्थिक रूप से कमजोर स्थिति के बारे में बताया और उनसे मदद मांगी। कांग्रेस नेता ने जूते सीना भी सीखा। एएनआई से बात करते हुए रामचैत ने कहा, मैं उनसे कहा कि मैं आर्थिक रूप से कमजोर हूं और उनसे कुछ मदद मांगी। मैंने उन्हें यह भी दिखाया कि मैं जूते कैसे सीता हूं। राहुल गांधी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ दर्ज मानहानि के मामले में सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। 2 जुलाई को कोर्ट ने राहुल गांधी को 26 जुलाई को पेश होने को कहा था। राहुल गांधी ने अपना बयान दर्ज कराया और कोर्ट ने मामले में सबूतों की जांच के लिए अगली तारीख 12 अगस्त तय की। नीति आयोग की बैठक को लेकर घमासान। केंद्र पर बरसे तमिलनाडु के सीएम स्टालिन। बीजेपी ने किया पलटवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कुछ गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने बजट में भेदभाव का आरोप लगाते हुए इससे किनारा किया है। इसको लेकर सियासी हंगामा बढ़ता जा रहा है। वहीं भाजपा का कहना है कि प्रधानमंत्री के लिए देश पहले है, लेकिन इंडिया गठबंधन के लिए नफरत सबसे पहले आता है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन भी उन मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं जो नीति आयोग की बैठक में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा, केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया बजट भाजपा का बहिष्कार करने वाले राज्यों और लोगों के प्रति प्रतिशोध की कार्रवाई जैसा प्रतीत होता है। उन्होंने इंडिया गठबंधन को वोट देने वालों से बदला लेने के लिए बजट तैयार किया है। केंद्र की भाजपा सरकार लगातार तमिलनाडु की उपेक्षा कर रही है।
बैठक का बहिष्कार करने पर भाजपा नेता CR केशवन ने कांग्रेस और विपक्षी मुख्यमंत्रियों पर हमला बोला। उन्होंने कहा, अरंगा डालने वाला विपक्ष शर्मनाक बहिष्कार के साथ खतरनाक और विभाजनकारी संघवाद में लिप्त है। वे सहकारी संघवाद की मूल भावना को धोखा दे रहे हैं, अच्छाई को खत्म कर रहे हैं और संबंधित राज्यों तथा लोगों को राजनीतिक मोहरे के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश करके उनको हितों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बस हादसों पर लगेगी लगाम, दिल्ली में तैनात होंगे ATI, 400 से ज़्यादा सड़कों की होगी निगरानी, DTC ने लिया फैसला। राजधानी की सड़कों पर दौड़ रही बसों के सुरक्षित संचालन की निगरानी शुरू हो गई है। इसके लिए दिल्ली की विभिन्न जगहों पर 1500 से अधिक ATI तैनात किए गए हैं ताकि बसों के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित किया जा सके। दिल्ली परिवहन निगम ने आए दिन हो रहे बस के हादसों को देखते हुए यह फैसला किया है। खास बात यह है कि यह निगरानी तब शुरू की गई जब हाल ही में पंजाबी बाग इलाके में एक बस मेट्रो पिलर से टकरा गई थी। इस हादसे में बस में सवार एक महिला यात्री की मौत हो गई थी। इस मामले में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने विशेष परिवहन आयुक्त को दुर्घटना की जांच कर 7 दिन में भीतर रिपोर्ट मांगी है। राजधानी में 7200 CNG बसें हैं। इन बसों का प्रबंधन DTC और दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम करता है। इसके अलावा 650 बसें भी चल रही हैं। इनका प्रबंधन DTC के साथ डिम्स भी करता है। इन बसों को बनाने वाली कंपनी JBM व टाटा की तरफ से ही दोनों बसों का संचालन किया जा रहा है। दोनों कंपनियों ने खुद का चालक रखा हुआ है, वही परिचालक DTC व डिम्स के हैं। हाल के दिनों में हुए बस हादसों से चालक की कुशलता पर सवाल उठते रहे हैं। DTC कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारियों का कहना है कि कंपनियों के चालक की नियुक्ति DTC के पैटर्न पर नहीं होती है। बसों का संचालन कर रही कंपनियों के पास DTC की तरह प्रशिक्षित चालक नहीं है। वहीं इस पर DTC के अधिकारियों का कहना है कि यह बात सही नहीं है कि कंपनियों के पास प्रशिक्षित चालक नहीं है। हादसे न हो इसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं। अरुणाचल सरकार भी पुलिस विभाग की भर्ती में देगी अग्निवीरों को आरक्षण, CM खांडू का ऐलान। अब अरुणाचल प्रदेश सरकार भी राज्य के अग्निवीरों को पुलिस और अग्निशमन विभाग में नौकरी में आरक्षण देगी। CM पेमा खांडू ने शनिवार को ऐलान किया कि सरकार स्थानीय युवाओं को अग्निपथ योजना के तहत प्रशिक्षण देगी। इसके साथ ही सेवानिवृत्त अग्निवीरों को राज्य पुलिस, आपातकालीन और अग्निशमन सेवाओं में भर्ती के दौरान प्राथमिकता दी जाएगी। CM खांडू ने कहा कि प्रदेश सरकार की पहल से युवा देश सेवा करने में सक्षम बनेंगे। अग्निपथ योजना में 4 साल के अनुबंध पर सेना, नौसेना और वायुसेना में भर्ती किया जा रहा है। इन्हें ही अग्निवीर नाम दिया गया है। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद तैनाती होगी। अग्निवीरों को प्रति माह 30 से 40 हज़ार रुपये वेतन दिया जाता है। उनके लिए सेवा निधि अंशदायी पैकेज भी बनाया गया है। इसमें मासिक वेतन का 30% योगदान अग्निवीर करते हैं और उतनी ही राशि केंद्र सरकार मिलाती है। 4 साल खत्म होने के बाद एक मुश्त राशि उन्हें दी जाती है। केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना को लेकर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल सवाल उठाते रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो स्थायी नौकरी से जुड़ा है। 4 साल बाद अग्निवीर क्या करेंगे, इसके जवाब के तौर पर ही केंद्र सरकार ने अग्निवीरों के लिए BSF और CISF के रास्ते खोले हैं। अब अग्निवीरों के सामने अपने राज्यों की पुलिस या सशस्त्र बलों में शामिल होने का विकल्प भी होगा। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने इसके लिए आरक्षण का ऐलान कर दिया है। अन्य राज्य भी जल्द ही फैसला ले सकते हैं। इससे अग्निपथ योजना को आकर्षित बनाने में मदद मिलेगी। हरियाणा में चुनाव से पहले कांग्रेस में घमासान, शैलजा कल से अलग यात्रा निकालेंगी। हरियाणा कांग्रेस के नेताओं में तलवारें खिंच गई हैं। लोकसभा चुनाव हरियाणा में ठीक ठाक प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस की यह गुटबंदी विधानसभा चुनाव से पहले सामने आई है। सिरसा की सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने 27 जुलाई को अंबाला से कांग्रेस संदेश यात्रा शुरू करने की घोषणा की है, जो अक्टूबर में विधानसभा चुनाव से पहले शहरी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित रहेगी। शैलजा गुट ने स्पष्ट किया कि यह यात्रा राज्य में पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान द्वारा निकाली जा रही हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा का हिस्सा नहीं है। हालांकि एक इंटरव्यू में हुड्डा ने जिक्र किया था कि शैलजा भी अपना कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं, जो हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा का ही हिस्सा है। कुमारी शैलजा ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर अपनी यात्रा का पोस्टर शेयर करते हुए कहा, जिसमें भूपेंद्र हुड्डा, राज्य कांग्रेस प्रमुख उदय भान और यहां तक कि पार्टी के राज्य प्रभारी दीपक बबरिया की कोई तस्वीर नहीं है। शैलजा के करीबी सहयोगी डॉक्टर अजय चौधरी ने कहा कि यह यात्रा शहरी क्षेत्रों पर केंद्रित होगी। शैलजा के आधिकारिक पोस्टर में पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला की तस्वीरें हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य डॉक्टर अजय चौधरी ने कहा कि शैलजा राज्य के लगभग सभी शहरी इलाकों तक पहुंचेगी। उन्होंने कहा वह राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी का संदेश देंगी। यात्रा के तहत 28 जुलाई को हिसार जिले में बड़वाला कस्बे में एक सार्वजनिक सभा होगी। बलिया में भीषण हादसा, खड़े ट्रक से टकराई पिकअप, एक छात्र की मौत, 10 घायल। मना करने के बाद भी सवार हुए थे बच्चे। बलिया जिले के सेफना थाना के कपूरी के पास NH 31 पर स्कूली बच्चों से भरी पिकअप सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि हादसे में 10 से ज़्यादा स्कूली बच्चे घायल हो गए। इसमें एक बच्चे की मौत हो गई। टक्कर की आवाज़ सुन आसपास के लोगों ने दौड़कर सभी बच्चों को बाहर निकालकर उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा।
चालक काफी देर तक गाड़ी में फंसा रहा। सूचना पर पहुंची पुलिस चालक को केबिन से काट कर निकालने में जुटी रही। वहीं एक साथ इतने बच्चों के जिला अस्पताल पहुंचने से अस्पताल में अफरा तफरी की स्थिति हो गई। आनन फानन पहुंची चिकित्सकों की टीम ने सभी घायलों का इलाज शुरू किया। नरही से शनिवार की सुबह शहर की तरफ खाली पिकअप जा रही थी। फेफना तिराहे पर मालदेपुर स्थित एक स्कूल के बच्चे इस पर सवार हो गए। इससे पिकअप अनियंत्रित होने लगी। मना करने के बावजूद बच्चे उतरने को तैयार नहीं हुए। फेफना कस्बा व एक पेट्रोल पंप के बीच सड़क किनारे खड़े ट्रक के पीछे से पिकअप टकरा गई। जोरदार टक्कर के बाद बच्चों में चीख पुकार मच गई। आसपास के लोगों ने घायल बच्चों को बाहर निकालकर अस्पताल में भेजा। घटना की खबर लगते ही बच्चों के परिवार वाले व स्कूल के शिक्षक भी अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में एक बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया, अन्य का इलाज शुरू किया गया है। एक साथ इतने बच्चों के पहुंचने से अस्पताल में भी अफरा तफरी की स्थिति रही। हरिद्वार कांवड़ रूट पर मस्जिद मजारों से हटाए गए कवर, पुलिस ने कहा गलती से हुआ। हरिद्वार में चल रही कांवड़ यात्रा के मार्ग पर स्थित 2 मस्जिदों और एक मजार को शुक्रवार की सुबह बड़ी सफेद चादरों का इस्तेमाल करके छिपा दिया गया था। शाम तक जिला प्रशासन ने चादरें हटवा दी। पुलिस ने कहा कि जो हुआ वह एक गलती था। हरिद्वार प्रशासन ने दावा किया कि उन्होंने चादरें लगाने के लिए कोई आदेश जारी नहीं किया है, जबकि हरिद्वार जिले के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि यह उपाय किसी भी अशांति को रोकने के लिए और कांवड़ यात्रा ठीक से चलती रहे इसके लिए किया गया था। बहरहाल यह एक तथ्य है कि मुसलमानों के धार्मिक स्थलों को चादर से ढक दिया गया था। हरिद्वार में यात्रा मार्ग शहर के ज्वालापुर क्षेत्र से होकर गुजरता है, जहाँ मस्जिदें और मजार स्थित है। हरिद्वार के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब मस्जिदों और मजारों को चादर से छिपाया गया ताकि कांवड़ियों की नज़र उन पर ना पड़े। मंत्री सतपाल महाराज ने कहा ऐसा इसलिए है ताकि कोई आंदोलन ना हो और कोई भड़क न जाए। इस बात का ध्यान रखा गया कि हमारी कांवड़ यात्रा सुचारू रूप से चले। जब किसी इमारत का निर्माण होता है तो उसको भी कवर किया जाता है। हमने यहाँ वही किया और देखेंगे कि क्या प्रतिक्रिया होती है। हम उसका अध्ययन करेंगे। हालांकि हरिद्वार के पुलिस अधीक्षक स्वतंत्र कुमार ने मीडिया को बताया कि ऐसा करने का कोई आदेश नहीं था, न तो जिला प्रशासन और न ही पुलिस की ओर से। उनके पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि फिर ऐसा कैसे हुआ। एमपी ने कहा हमने संबंधित पक्ष मुस्लिमों से बात की और कवर हटा दिए हैं। हमने स्थानीय लोगों से भी बात की है। यात्रा मार्ग पर बैरिकेड्स लगाए जा रहे थे, उसी में कोई गलती होगी जिसके कारण कवर लगाए गए। यह जानबूझकर नहीं था। बेंगलुरु में महिला की हत्या से पहले का विभत्स वीडियो आया सामने। कैमरे में गला काटते दिखा आरोपी। बेंगलुरु में बिहार की महिला का हत्या से पहले का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में हत्यारा बेरहमी से महिला की गला काटकर हत्या करता दिख रहा है। यह पूरी घटना हॉस्टल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बेंगलुरु पुलिस ने यह वीडियो जारी किया है। आरोपी की तलाश के लिए पुलिस ने 3 टीमें गठित की है और पुलिस का कहना है कि आरोपी जल्द ही पकड़ा जाएगा। बिहार की निवासी महिला कीर्ति कुमारी बेंगलुरु की एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती हैं और बेंगलुरु के कोरामंगला इलाके के एक हॉस्टल में रह रही थी। मंगलवार रात को हॉस्टल में ही एक अज्ञात युवक ने महिला की गला काटकर बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या की यह पूरी वारदात हॉस्टल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस द्वारा जारी किए गए सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि आरोपी हॉस्टल के तीसरे फ्लोर पर स्थित पीड़ित के दरवाजा पर पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया। कैमरे में पीड़िता को दरवाजा नहीं दिख रहा था, लेकिन जिस तरह से आरोपी कमरे में दाखिल हुआ उससे लग रहा है कि पीड़िता ने ही दरवाजा खोला होगा। इसके बाद 20 सेकंड बाद ही आरोपी ने पीड़िता को कमरे के बाहर खींच लिया और कॉरिडोर में दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। आरोपी ने महिला को काबू में कर लिया और आखिरकार चाकू निकालकर उसकी गर्दन पर चला दिया। आरोपी ने पीड़िता पर कई और वार किए और आखिरकार वहां से फरार हो गया। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। चीख पुकार सुन हॉस्टल में रहने वाली अन्य लड़कियां आई बाहर तो लहूलुहान स्थिति में कीर्ति को देखकर घबरा गई। इसके बाद इस वीडियो में दिख रहा है कि लड़कियों ने फोन कर किसी से बात की। संभवतः उन्होंने पुलिस को घटना की सूचना दी। इस दौरान कीर्ति फर्श पर बैठी दिख रही है। हालांकि थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो गई है और पुलिस का कहना है कि घटना की जांच की जा रही है। घटना के बाद बेंगलुरु जैसे मेट्रो शहर में इस तरह की महिला की हॉस्टल में घुसकर हत्या से महिलाओं को सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सच्ची पत्रकारिता को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।